नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीठा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बीकानेर से बड़ी खबर है। पश्चिम बंगाल के बाद गजेंद्र सिंह शेखावत को एक और बड़ी जिम्मेदारी मिली है। पंजाब चुनाव का उन्हें प्रभारी बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को नई जिम्मेदारी दी गई है। किसान आंदोलन के मद्देनजर हालांकि ये रहा आसान नहीं है। साथ ही नियुक्त किए 3 सह प्रभारी भी, अमरदीप सिंह पुरी, मीनाक्षी लेखी, विनोद चावड़ा। तो ये 3 नाम और हैं जो सह प्रभारी हैं। लेकिन बीकानेर से ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं, जहां पश्चिम बंगाल के बाद गजेंद्र सिंह शेखावत को एक और बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। पंजाब चुनाव का उन्हें प्रभारी बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। किसान आंदोलन के मद्देनजर देखें तो ये रहा आसान नजर नहीं आती। साथ ही 3 सह प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं, अमरदीप सिंह पुरी, मीनाक्षी लेखी, विनोद चावड़ा। तो ये 3 नाम हैं जो सह प्रभारी हैं, अमरदीप सिंह पुरी, मीनाक्षी लेखी, विनोद चावड़ा। और वहीं प्रभारी जो बनाया गया है वो गजेंद्र सिंह शेखावत को बनाया गया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी गजेंद्र सिंह शेखावत को बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी और उसके बाद अब पंजाब चुनाव के लिए भी उन्हें प्रभारी बनाया गया है, क्योंकि 2022 में पंजाब के ये चुनाव होने हैं और उससे पहले जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं और पंजाब चुनाव का प्रभारी बनाया गया गजेंद्र सिंह शेखावत को। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को ये जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन अगर किसान आंदोलन को देखें जो कि दिसंबर के लगभग शुरू हुआ था और उस दौरान से अभी भी पंजाब से किसान जो है वो डटे हुए हैं और इसको देखते हुए ये रहा आसान गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए नजर नहीं आती है कि वो जल्दी से इस मुद्दे को लेते हुए भी पंजाब में जो स्थिति है, पंजाब किसानों को सुलह कर पाएंगे या उनसे उसके मद्देनजर ये रहा उनके लिए आसान नजर नहीं आती है। लेकिन अगर और प्रभारी की बात करें, 3 सह प्रभारी भी बनाए गए हैं पंजाब के लिए, अमरदीप सिंह पुरी, मीनाक्षी लेखी, विनोद चावड़ा। तो गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए एक और बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो किसान हैं उनके मद्देनजर ये रहा आसान नजर नहीं आती। और हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, अब प्रभारी बनाया गया है पंजाब का गजेंद्र सिंह शेखावत को, एक बड़ी जिम्मेदारी है, चुनौती भी है। देखिए, निश्चित तौर पर गजेंद्र सिंह शेखावत को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और मेगा इस बात को आप देख के चलिए, पश्चिम बंगाल के बाद लगातार उनका उपयोग जिस तरह से पार्टी कर रही है, निश्चित तौर पर गजेंद्र शेखावत के सामने चुनौती भी है, क्योंकि पंजाब जो है वहां पर खास तौर पर किसान आंदोलन का जो इम्पैक्ट है वो किस तरह पर जाता है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। हालांकि ये बात भी सही है कि कांग्रेस वहां थोड़ी बटी है, उसका कितना फायदा मिलता है नवजोत सिद्धू और अमरेंद्र। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे हरदीप सिंह पुरी और मीनाक्षी लेखी, 2 ये बड़े नेता इसमें शामिल हैं, एक सांसद हैं वो भी शामिल हैं, तो 3 सह प्रभारी भी लगाए गए हैं। तो निश्चित तौर पर देखिए, गजेंद्र शेखावत ने पश्चिम बंगाल में कोशिश की, संगठनात्मक कौशल दिखाया, भले ही जीत नहीं पाए, लेकिन भाजपा के लिहाज से, यानी भाजपा के चश्मे की नजर से जो भाजपा देख रही है, भाजपा ने ये माना कि वहां पर भाजपा ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है, भले ही सत्ता में नहीं आ पाए। तो मुझे लगता है ये सारी कोशिश रहेगी, क्योंकि सीमावर्ती राजस्थान भी एक तरह से मानिएगा, हरियाणा पंजाब ये टेरेन जो है, तो कहीं ना कहीं कोशिश रहेगी कि गजेंद्र शेखावत जो है अपना वहां संगठनात्मक कौशल दिखाएं और भाजपा के लिए कुछ बेहतर कर पाए। लेकिन ये बात सही है कि मुश्किल स्टेट है भाजपा के लिए पंजाब, चुनौती है, किसान वहां पर नाराज हैं, इसके अलावा अकाली दल का अपना गणित है। तो ये तमाम चीजें हैं जो मुझे लगता है गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए चुनौती है, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी निश्चित तौर पर राज्य के तौर पर दी गई है। ठीक है, लेकिन अब लक्ष्मण क्या प्लानिंग रहेगी, क्योंकि अब बहुत ज्यादा समय भी नहीं है चुनाव आने में। देखिए, किसी भी राज्य के विधानसभा चुनाव प्रभारी का जो सबसे पहली कोशिश होती है वो यही होती है कि वहां पर संगठनात्मक तौर पर पार्टी को मजबूत करते हुए ऐसे प्रत्याशी खोजे जाएं जो चुनाव में जीत दिला सके। लेकिन पंजाब की जहां तक बात है, भाजपा के काडर के तौर पर बहुत मजबूती से नहीं देखा जा सकता पंजाब को, लेकिन फिर भी निश्चित तौर पर कोशिश की जाएगी। इसके अलावा वहां चुनौती आपसे भी मिल रही है, इसके अलावा भी चीजें हैं। तो पंजाब एक मुझे लगता है भाजपा के लिए टफ स्टेट है, लेकिन कोशिश निश्चित तौर पर भाजपा का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो कर रहा है कि कैसे भी पंजाब चुनाव में भाजपा बेहतर प्रदर्शन करे। ठीक है, और लक्ष्मण, सबसे बड़ी बात यह है कि किसान आंदोलन जब से शुरू हुआ, पंजाब बहुत ज्यादा और सरदर्द हो गया है, यानी कि वो ज्यादा चुनौतीपूर्ण स्टेट बन गया है। अब उसके मद्देनजर अगर देखें तो किस तरह चुनौतियों का सामना गजेंद्र सिंह शेखावत को करना पड़ेगा?
देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक कह रही है मेघा। आपकी निश्चित तौर पर जो बदलाव हुआ, जो चीजें हुई हैं, किसान आंदोलन को लेकर जिस तरह आक्रोश है, करनाल में हमने देखा किस तरह से भीड़ जुटी, तो ये आसपास का जो इलाका है वह निश्चित तौर पर किसान सेंटीमेंट है। लेकिन अब इलेक्शन में कई बार बहुत सारी चीजें प्रभावित करती हैं और मुझे लगता है सबसे बड़ी चुनौती गजेंद्र शेखावत के सामने यही होगी कि पंजाब के किसानों को ये कैसे विश्वास दिलाएंगे कि भाजपा किसान हितैषी है, क्योंकि जो सर्वाधिक प्रभावित अगर राज्य किसान आंदोलन से माने जा रहे हैं तो पंजाब और हरियाणा है। तो देखिए, प्लानिंग को लेकर अभी हमारी उनसे बातचीत होनी है, क्या किस तरह से वो बात है, लेकिन स्वाभाविक बात है कि इस तरह की प्लानिंग जो है मीडिया से शेयर नहीं की जाती, बल्कि उनको धरातल पे उतारा जाता है। तो गजेंद्र शेखावत जिस तरह के टेम्परामेंट के नेता हैं और जिस तरह का उनका एक तरह से सफर रहा है, वो मुझे लगता है कि धीरे धीरे केंद्रीय नेतृत्व उनकी उपयोगिता समझ रहा है और इसीलिए पश्चिम बंगाल के बाद पंजाब उनको भेजा गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण पूरी जानकारी के लिए। और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, बड़ी जिम्मेदारी है गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए, क्योंकि चुनौती भी है किसान आंदोलन की और साथ ही साथ बहुत सारी चीजें भी देखनी है। अब ये चुनौती वो कैसे निभाएंगे, ये जिम्मेदारी वो कैसे निभाएंगे? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान और गजेंद्र सिंह शेखावत एक डेडली कॉम्बिनेशन है। धर्मेंद्र प्रधान पहले भी कई राज्यों के चुनाव प्रभारी रह चुके हैं और गजेंद्र सिंह शेखावत का जो इस तरह का जो विश्वास पार्टी में बढ़ रहा है वो, और देखिए खुद पहले एग्रीकल्चर मिनिस्टर रह चुके हैं, अभी जलदाय मंत्री भी हैं, पूरा तमाम चीजें। लेकिन जिस तरीके से देखिए, जब हम चुनाव पूरा कैंपेन संभालते हैं, चुनाव प्रभारी होते हैं, तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण चीजें क्या होती हैं कि कैसे हम अपने कार्यकर्ताओं को, जो उम्मीदवार हैं, उनको उन लोगों को बैलेंस आउट करना, कार्यकर्ताओं से काम कराना, पूरी स्ट्रैटेजी कराना और प्रदेश और केंद्र नेतृत्व के बीच में तमाम बातों को आदान प्रदान करना। कैसे जो अक्सर देखा जाता है कि चुनाव के दौरान, चुनाव कंडक्ट कराने के दौरान बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी न किसी चीज से नाराज होते हैं। वो फिर कई बार नाराज इतनी बढ़ती है कि वो चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों में चले जाते हैं। तो उन सबको कैसे मैनेज किया जाए, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान तो माहिर हैं ही, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपना गुण दिखाया है, काम किया है, और उनको ये बड़ी जिम्मेदारी बहुत कुछ सिखाने वाली है। उत्तर प्रदेश की कमान तो सौंपी गई है, धर्मेंद्र प्रधान को दी गई है। अनुराग ठाकुर, सरोज पांडे, अर्जुन राम मेघवाल भी सह प्रभारी बने हैं। अर्जुन राम मेघवाल का अगर कास्ट समीकरण देखें तो वो भी बेहद महत्वपूर्ण है ऐसे में। और उसके अलावा उत्तराखंड चुनाव जीतने की जिम्मेदारी प्रहलाद जोशी को दी गई है। प्रहलाद जोशी पे भी उन्होंने भी किस तरीके से पूरे पार्लियामेंट में भी तमाम चीजें संभालते हैं, वो लगातार उन पर विश्वास जो है पार्टी का बढ़ता जा रहा। पंजाब के लिए गजेंद्र सिंह शेखावत को प्रभारी नियुक्त किया गया है। देखिए, पंजाब अभी टेढ़ी खीर हमेशा से रही है। पंजाब में बीजेपी का किस तरह का तमाम चीजें रहती हैं और अकाली से कैसे संबंध है वो हम सभी को पता है। ऐसे में पंजाब में जो हाल ही कांग्रेस में जिस तरीके से खींचतान है और अमरिंदर सिंह, जिन पर पूरी कमान पिछले कितने सालों से कांग्रेस की रही है और पंजाब में तो पत्ता भी नहीं हिल पाता, वो जो नींव हिली है और उसमें अभी जिस तरीके के रुख हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के, तो ऐसे में गजेंद्र सिंह शेखावत अगर यहाँ पर कोई कामयाबी, कोई मैजिक दिखा देते हैं तो उनका जो ये बढ़ता हुआ ग्राफ है और तेजी से ऊपर पार्टी के अंदर बढ़ जाएगा। पंजाब के लिए जो उनको जिम्मेदारी दी गई है वो बेहद महत्वपूर्ण पार्टी के हिसाब से लिहाज से पंजाब में भी है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस अपना जो नींव हिला चुकी है पिछले 6 महीने के अंदर, तो यहाँ पर बहुत बड़ी उम्मीद बीजेपी के लिए। हालांकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी बहुत सक्रिय है और आम आदमी पार्टी से न सिर्फ दिल्ली, लेकिन अब जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में आम आदमी जुड़ना चाहती है, तो अगर पंजाब में वहां पर आम आदमी को कोई झटका लगता है तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत होगी। ऐसे में गजेंद्र सिंह शेखावत पे इतना बड़ा विश्वास जताना तो बेहद महत्वपूर्ण अच्छा रहा। और अगर ये यहाँ पे जरा सी भी कामयाबी मिल जाती है उनको चुनाव में, चाहे फिर वो परसेंटेज वाइज वोटिंग या बीजेपी का कैसे भी तरह से ग्राफ बढ़ता है, तो वो गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और इसके अलावा गोवा के लिए देवेंद्र फडणवीस, जो कि पूर्व चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, देवेंद्र फडणवीस, बिहार के भी उनको चुनाव प्रभारी बनाया गया था पिछले बिहार चुनाव में। मणिपुर के लिए भूपेंद्र यादव, देखिए भूपेंद्र यादव मणिपुर के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं और नॉर्थ ईस्ट में किस तरीके से अब बीजेपी अपने पैर फैला रही है, तो ऐसे में भूपेंद्र यादव ने कई चुनाव से हरियाणा, बिहार, राजस्थान से लेकर अलग अलग राज्यों में कई बार चुनाव प्रभारी के तौर पर काम किया है, तो उनके जो एक्सपीरियंस है वो बेहद काम आने वाला है।
पंजाब, यूपी, मणिपुर, उत्तराखंड, गोवा में होने वाले चुनाव बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन 5 राज्यों के चुनाव के बाद खास तौर पे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से रुख होगा, बीजेपी का ग्राफ बढ़ता है, कम होता है, जो भी कुछ होने वाला है, उसके बाद जब राजस्थान, उत्तराखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के चुनाव के बाद देश में आम चुनाव का जो माहौल रहेगा इन चुनाव के बाद, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इन 5 राज्यों में किस तरह से जीत होती है, क्योंकि हाल ही में जब बंगाल के चुनाव हुए तब बीजेपी को बहुत बेहतर प्रदर्शन करने के बावजूद भी एक सेटबैक मिला, और बंगाल चुनाव होने के बाद भी बीजेपी से जिस तरीके से लोग पार्टी में दल बदल किया गया, तमाम चीजें हुई, उसके बाद बहुत जरूरी है बीजेपी के लिए। और देखिए, फिर महंगाई हुई, बेरोजगारी है, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो सरकार के ऊपर आपने अभी जो पार्लियामेंट चला, और पार्लियामेंट के दौरान जिस तरह से हंगामा तमाम चीजों पर हुआ, चाहे पेगासस हुआ, तमाम चीजें हुई, तो ये देखना होगा कि किसान आंदोलन से लेकर तमाम जो सरकार के खिलाफ चीजें चल रही हैं, खास तौर पे जो गैस, पेट्रोल की जो महंगाई है, क्या वो इन 5 राज्यों को अफेक्ट करेगा। और अगर बीजेपी कामयाब होती है 5 राज्यों में ज्यादातर अपने अपने अलग अलग तरीकों से, तो ये भी साफ हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है, पॉपुलैरिटी है, वो कम नहीं हुई है। ठीक है, 5 राज्यों के चुनाव से ये तो पता चल जाएगा कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, पॉपुलैरिटी जो है वो कम हुई या नहीं। लेकिन देखिए, यूपी में बहुत सारे बड़े चेहरे पहले से हैं बीजेपी के। पंजाब की अगर बात करते हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत, जैसे पश्चिम बंगाल की स्थिति देखिए, वहां पर बीजेपी खड़ी हुई और बहुत संघर्ष भी किया, और साथ ही साथ टक्कर की लड़ाई कह सकते हैं टीएमसी के साथ। क्या पंजाब में भी जो जिस तरह कांग्रेस के 2 खेमे बट गए हैं, अब उसका फायदा मिलेगा बीजेपी को? जाहिर तौर से ना सिर्फ बीजेपी को, आम आदमी पार्टी को भी मिलेगा, अकाली को भी मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस ने खुद जो ये गलतियां करी हैं पिछले दिनों में, चाहे वो उनके पास ये माना जा रहा था कि सोनिया गांधी और आलाकमान के पास इस तरह के सोर्सेज अपडेट थी कि अब अमरिंदर सिंह के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, लेकिन फिर भी जिस तरीके से किसान आंदोलन रहा, और किसान आंदोलन के दौरान अमरिंदर सिंह किसानों के साथ भी खड़े होते नजर आए। चलिए, वो अगर पॉलिटिकल गतिविधि की बात करें तो इस समय जो चुनाव लड़ाते हैं कार्यकर्ता, चुनाव जिताते हैं, वो कार्यकर्ता बढ़ चुके हैं। और आज भी आप देखिए, रोज बयानबाजी कर रही है, खुद हरीश रावत जो कि प्रभारी हैं, वो इस तरह की बयानबाजी कर चुके हैं। तो ऐसे में बीजेपी के लिए बहुत बड़ा अच्छा मौका है जब बीजेपी यहाँ पर गेन कर सकती है और इस कूद में फायदा निकाल सकती है। लेकिन ये माना जा रहा था कि गजेंद्र सिंह शेखावत के कास्ट समीकरण के हिसाब से भी उनको यूपी में कहीं ना कहीं कोई जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन शायद राजपूत चेहरे के तौर पर खुद जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने आप में बहुत समर्थ हैं शायद, और क्योंकि जो यूपी है वहां पे केवल राजपूत नहीं, ब्राह्मण भी नाराज थे, उनको ही बैलेंस था। तो यूपी में तो एक बहुत बड़ा मिशन है। और देखिए, ये सब जो नाम आए हैं प्रभारी के तौर पे, ये तो है ही, लेकिन खुद अमित शाह पिछले 6 महीने से जिला लेवल पर काम कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जीत खुद नरेंद्र मोदी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में जिन लोगों के नाम यहाँ नहीं है, लेकिन पार्टी के वो दिग्गज नेता हैं, चाहे वो संगठन के काम के हिसाब से या एक्सपीरियंस के हिसाब से या कास्ट समीकरण के हिसाब से, आप देखिएगा कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश से लेकर अलग अलग राज्यों से किस तरीके से यहाँ पर जो कारपेट बॉम्बिंग होगी, चाहे रैली की होगी, चाहे संगठन मैन टू मैन मार्किंग की होगी, 15 प्रमुख के हिसाब से होगी, तो यहाँ पर पूरा जो देश का जो कार्यकर्ता है बीजेपी का और जो बड़े नेता हैं, बड़े लीडर्स हैं, वो सबको यूपी में झोंक दिया जाएगा। जिम्मेदारी बड़ी दी गई है और तमाम जो जिम्मेदारियां हैं अब बांटी गई हैं जहां जहां चुनाव होने हैं, यानी कि 5 जगह पे। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के 5 राज्यों में चुनाव प्रभारियों की घोषणा। बीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान और गजेंद्र सिंह शेखावत को अहम जिम्मेदारी सौंपी है। उत्तर प्रदेश की कमान बीजेपी ने सौंपी धर्मेंद्र प्रधान को। अनुराग ठाकुर, सरोज पांडे, अर्जुन राम मेघवाल बनाए गए हैं सह प्रभारी। उत्तराखंड चुनाव जिताने की जिम्मेदारी प्रहलाद जोशी को सौंपी गई है। पंजाब के लिए गजेंद्र सिंह शेखावत चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, तो वहीं गोवा के लिए देवेंद्र फडणवीस चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। मणिपुर के लिए भूपेंद्र यादव विधानसभा चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, तो वहीं पंजाब, यूपी, मणिपुर, उत्तराखंड, गोवा में चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले प्रभारी बनाए गए हैं। जिम्मेदारियां अहम जो हैं वो सौंपी गई है। बीजेपी के 5 राज्यों में चुनाव प्रभारियों की घोषणा कर दी गई है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और खबरों की शुरुआत करते हैं एक बार फिर से। आईपीएस तबादला सूची का इंतजार। पुलिस मुख्यालय में खाली आईपीएस अधिकारियों की कई महत्वपूर्ण पोस्ट, एडीजी हेडक्वार्टर, एडीजी कम्युनिटी पुलिसिंग, एडीजी सिविल राइट्स, एडीजी SCRB समेत कई महत्वपूर्ण पोस्ट अभी खाली हैं। इनके अलावा भी कई महत्वपूर्ण जगहों पर आईपीएस अधिकारियों की पोस्टिंग का इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल आईपीएस तबादला सूची आने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। विधानसभा सत्र के बाद हो सकते हैं आईपीएस अधिकारियों के तबादले। तो आईपीएस अधिकारियों के तबादले हो सकते हैं, लेकिन विधानसभा सत्र के बाद ये संभावना जताई जा रही है। तो आईपीएस तबादला सूची जिसका इंतजार है, पुलिस मुख्यालय में खाली आईपीएस अधिकारियों की कई महत्वपूर्ण पोस्ट हैं। एडीजी हेडक्वार्टर, एडीजी कम्युनिटी पुलिसिंग, एडीजी सिविल राइट्स, एडीजी SCRB समेत कई महत्वपूर्ण पोस्ट अभी भी खाली हैं और इनके अलावा भी कई महत्वपूर्ण जगहों पर आईपीएस अधिकारियों की पोस्टिंग का इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल आईपीएस तबादला सूची आने की कोई संभावना नहीं दिख रही। विधानसभा सत्र के बाद हो सकते हैं आईपीएस अधिकारियों के तबादले। प्रदेश की देश के 5 राज्यों में शामिल होने की उम्मीद बढ़ गई है, जहां 5G मोबाइल तकनीक की लॉन्चिंग होगी सबसे पहले। जी हां, ये उम्मीद बढ़ी है प्रदेश की देश के 5 राज्यों में शामिल होने की, जहां 5 मोबाइल तकनीक की लॉन्चिंग होगी सबसे पहले। मोबाइल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर की मुख्य सचिव खुद इसकी निगरानी करेंगे। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने इसके निर्देश दिए हैं। डीएलपी, नगरीय विकास विभाग, विद्युत निगमों को आदेश जो है वो जारी कर दिए गए हैं। टावर और केबल बिछाने की लंबित एनओसी प्राथमिक स्तर पर जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार मोबाइल टावर एनओसी के 3500 से ज्यादा मामले लंबित हैं। पिछले दिनों राज्य स्तरीय ब्रॉडबैंड कमेटी की बैठक हुई थी और बैठक में मुख्य सचिव ने इस पर जोर दिया था। प्रदेश में मोबाइल ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर भी जोर दिया था। कई मोबाइल ऑपरेटर्स ने 5G अपग्रेडेशन का काम शुरू कर दिया है। तो कई मोबाइल ऑपरेटर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपग्रेड करना शुरू कर दिया है। 5G की तरफ हम बढ़ रहे हैं और अब हो सकता है कि प्रदेश के देश के 5 राज्यों में शामिल होने की उम्मीद बढ़ जाए, जहां 5G मोबाइल तकनीक की लॉन्चिंग सबसे पहले होगी। मोबाइल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के मुख्य सचिव खुद इसकी निगरानी करेंगे। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने इसके निर्देश दिए हैं। कल आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। तो कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आएंगे। पश्चिमी सीमा के पास साता गांधव क्षेत्र में आने का उनका कार्यक्रम है। NH 925A पर इमरजेंसी टच डाउन सुविधा का उद्घाटन करेंगे। भारतमाला परियोजना के तहत NHAI द्वारा इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रेच की तैयारी की गई है। कल विशेष विमान से सुबह 10:55 पर पहुंचेंगे कार्यक्रम स्थल पर और सुबह 11 बजे से 12:30 बजे तक उद्घाटन और लड़ाकू विमानों की लैंडिंग का प्रदर्शन होगा। दोपहर 12:30 बजे होंगे जैसलमेर के लिए रवाना और दोपहर 1:30 बजे जैसलमेर से नागपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। आतंक पर चोट के लिए भारत रूस की ज्वाइंट रणनीति। तो आतंक पर चोट के लिए भारत और रूस की ज्वाइंट रणनीति बनी है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत के साथ वार्ता चाहते हैं और पुतिन ने अपने मुख्य सुरक्षा सलाहकार पेट्रोशेव को दिल्ली भेजा है। मुख्य सुरक्षा सलाहकार पेट्रोशेव 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी और NSA अजीत डोभाल से वो विचार विमर्श करेंगे। आतंकवाद विरोधी रणनीति पर रूस भारत कई औपचारिक स्तर पर ये विचार विमर्श करने वाले हैं, क्योंकि अफगानिस्तान संघर्ष से कश्मीर में आतंकवाद के बढ़ने की आशंका बढ़ी है। इस बार तय समय पर प्रदेश से विदा नहीं होगा मॉनसून। तो इस बार तय समय पर प्रदेश से विदा नहीं होने वाला है मॉनसून। पश्चिमी राजस्थान से 15 सितंबर तक विदा होता है मॉनसून, तो वहीं पूर्वी राजस्थान से 25 सितंबर तक मॉनसून विदा हो जाता है। लेकिन इस बार विदाई के समय से ठीक पहले मॉनसून सक्रिय हो गया है और मौसम विभाग के अनुसार 15 सितंबर तक पश्चिमी राजस्थान में बारिश होगी। वहीं 19 सितंबर तक प्रदेश में सामान्य से अधिक बारिश की संभावना जताई जा रही है।
एसीबी की हिरासत में अधिकारी, लेकिन कौन करे निलंबित? तो एसीबी की हिरासत में है अधिकारी, लेकिन निलंबित कौन करे, ये सवाल। सहकारिता सेवा के 2 अधिकारी 5 दिन से हिरासत में हैं। संयुक्त रजिस्ट्रार मंगतराम खन्ना, उप रजिस्ट्रार नवरंग लाल बिश्नोई हिरासत में हैं। दोनों को 3 सितंबर को एसीबी ने गिरफ्तार किया था। नियमानुसार लोक सेवक के 48 घंटे हिरासत में रहने पर निलंबित किया जाता है, जबकि एसीबी विभाग को दोनों की गिरफ्तारी की भेज चुकी है आधिकारिक सूचना। अब बड़ा सवाल ये है कि विभाग कार्रवाई भूला या दोनों पर दिखा रहा है मेहरबानी। संभावना ये है कि आज दोनों को निलंबित किया जा सकता है। तो संभावना तो ये है कि आज निलंबित किया जा सकता है, लेकिन अभी तक निलंबित नहीं किया गया है और एसीबी की हिरासत में अधिकारी है। तो सवाल भी उठता है कि आखिर इनको निलंबित कौन करे। सहकारिता सेवा के 2 अधिकारी 5 दिन से हिरासत में हैं। संयुक्त रजिस्ट्रार मंगतराम खन्ना, उप रजिस्ट्रार नवरंग लाल बिश्नोई हिरासत में हैं और दोनों को 3 सितंबर को एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया था। नियमानुसार लोक सेवक के 48 घंटे हिरासत में रहने पर निलंबित कर दिया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने घुमाया तीर्थ नगरी में फोन। तो प्रधानमंत्री मोदी ने तीर्थ नगरी में फोन घुमाया और विधायक सुरेश रावत से फोन पर बात की और जाने तीर्थ नगरी पुष्कर के हाल। सुरेश रावत से ली पुष्कर की विकास गतिविधियों की जानकारी और कहा कैसी है हमारी ब्रह्मा नगरी। रावत से उनकी कुशलक्षेम भी पूछी मोदी ने। विधायक रावत ने भी गंदे पानी का मोदी के सामने मुद्दा उठाया और साथ ही की पुष्कर को टेम्पल टाउन घोषित करने की मांग। मोदी ने पूरी रिपोर्ट तैयार कर प्रधानमंत्री कार्यालय भिजवाने के लिए कहा है। सचमुच मोदी से बात कर गदगद हुए विधायक सुरेश रावत। तो विधायक सुरेश रावत की बातचीत हुई मोदी से। प्रधानमंत्री ने तीर्थ नगरी में फोन घुमाया और विधायक सुरेश रावत से फोन पर बात की और जाने तीर्थ नगरी पुष्कर के हाल। सुरेश रावत से ली पुष्कर की विकास गतिविधियों की जानकारी और कहा कैसी है हमारी ब्रह्मा नगरी। तो रावत से उनकी कुशलक्षेम भी पूछी मोदी ने। विधायक रावत ने भी गंदे पानी का मुद्दा मोदी के सामने उठाया और साथ ही की पुष्कर को टेम्पल टाउन घोषित करने की मांग। तो मोदी ने पूरी रिपोर्ट तैयार कर प्रधानमंत्री कार्यालय भिजवाने के लिए भी कहा है। तो सचमुच मोदी से बात कर गदगद हो गए विधायक सुरेश रावत।